जो साइंस के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपका कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है। ऑप्शन में दे रखा है प्लस भी ई होता है कि माइनस भी ई होता है कि प्लस माइनस भी ई होता है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए उत्तल लेंस की जो होता है फोकस दूरी होता है क्या होता है, हमेशा आपको मिलेगा वो धनात्मक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, धनात्मक, यानी प्लस में मिलेगा तो प्लस भी ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या कहता है अगला प्रश्न, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, कौन सा लेंस पसंद कीजिएगा आप जब छोटा छोटा अक्षर पढ़ना होगा तब। ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है, 50 सेंटीमीटर फोकस का दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद कीजिएगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस कीजिएगा। यहाँ पर एक और दिया हुआ है ऑप्शन की जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है और ए है दोनों क्या कर रहे हैं, समान ही है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और 50 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस। तो यहाँ पर ही ऑप्शन में ए मार दीजिए या सी मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ही हम सी मार देते हैं। ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने जो जो आप लोग ऐनक देखते होंगे, जो पीछे वाला चीज को कवर करता है उसको उस कौन सा लेंस लगा रहता है या दर्पण लगा रहता है उसमें। तो देखिए पहला बात तो आप जान लीजिए कि जो लेंस उसमें गाड़ी के शीशा में नहीं लगा रहता है, आपका गलत हो जाएगा। लेंस को छोड़ दीजिएगा, बाकी दर्पण में ढूंढिएगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण और होता है, ठीक है ना, नहीं समतल दर्पण होगा नहीं अवतल दर्पण होगा। यहाँ पर ही हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन और जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो चलिए आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न कहता है डियर स्टूडेंट कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर की चाल से चलता है। मान लीजिए यहाँ पर ही समतल दर्पण है, यहाँ पर ही कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, यहाँ पर ही कोई क्या है व्यक्ति है और चार क्या कर रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है समतल दर्पण की आगे। ठीक है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दुगना तेजी से बनेगा। क्या बनेगा, दुगना तेजी से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ऑप्शन और जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। ठीक है ना, प्रति सेमी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा के बाद पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न जो कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से जो आंख में उत्पन्न दोष होता है वो कौन सा दोष होता है। नेत्र लेंस का अगर फोकस दूरी बढ़ गया यानी आंख हमारा आंख के जो होता है पुतली वो क्या हो गया, फैल गया, तो कौन सा दोष हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंख का जब पुतली फैल जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा रोग हो जाएगा। निकट दृष्टि होगा कि दूर दृष्टि होगा कि जरा दृष्टि होगा, यहाँ पर ही दृष्टि वैसभ्य होगा। तो देखिए यहाँ पर ही ऑप्शन आप लोग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए पाँच है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होता है, ठीक है ना, उसमें एक चश्मे का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग में जो चश्मा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ उत्तल लेंस लगा रहता है कि अवतल लेंस लगा हुआ रहता है कि बेलनाकार लेंस लगा हुआ रहता है कि बाइफोकल लेंस लगा हुआ था, जल्दी बता दीजिए। देखिए दूरदृष्टि दो चीज को हो जाता है तो उसमें जो लेंस लगा रहता है वो क्या होता है आपका, उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, उत्तल लेंस ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न की विद्युत आवेश की इकाई है। ये तो सबको पता है कि विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश का इकाई यानी एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक जो है कूलॉम है। क्या है, कूलॉम होता है। ठीक है ना, कूलॉम। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा बिल्कुल ए राइट हो जाएंगे, कूलॉम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आपका प्रश्न छठा आठवां नंबर कह रहा है कि जो एक विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण माना जाता है। ठीक है ना, यह नामकरण किसने किया था, बताया जाए, जल्दी बताइए। कि जो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन और एक होता है ऋण, उसको कौन बताया था सबसे पहले। तो ये बताए थे बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। कौन बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पता है नवों प्रश्न कि एक पदार्थ को
एक कूलम धन आवेश से में आवेशित किया गया, एक पदार्थ है उसको एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इसमें आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या होता है, कितना होता है वो जो इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑप्शन में दे रखा है 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है, कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। ये सी में दिया रखा है कि 6.25 गुना 10 के पावर 19 होता है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको हो जाएगा, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए बात को ध्यान से, ठीक है ना। और एक पदार्थ में को एक कूलम धन आवेश में आवेशित कर दिया गया है। इससे आवेशन में जो पदार्थ है इलेक्ट्रॉन से निकल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, निकल गए। और जब एक कूलम से हम आवेशित कर दिए तो एक जो कूलम था, ये इलेक्ट्रॉन था, वो तो निकल गया। तो बच्चा पहले देखिए उसका होता है 19 पावर में, ठीक है ना, लेकिन एगो निकल गया तो कितना बचेगा, मेरा 18 बचेगा ना। तो ऑप्शन वन जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का जो है 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। कोई भी विद्युत वोल्ट हो उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तो उसके द्वारा जो उस उपयुक्त शक्ति की कितनी होगी। जब इसे 110 वोल्ट पर क्या करते हैं, प्रचारित करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 110 वोल्ट पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ऑप्शन में जो हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 वाट। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां के बाद 11वां पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब आपका जो है अगला प्रश्न कहता है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहलाता है। धात्विक ऑक्साइड जो होता है किस प्रकार ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, विलियम कहलाता है, कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, कि अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है, कि क्षारकीय ऑक्साइड। देखिए धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो कैसा ऑक्साइड होता है। तो आपका जो होता है क्षारकीय ऑक्साइड होता है। धात्विक ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है, क्षारकीय ऑक्साइड। ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कह रहा है अगला प्रश्न जो आपका है 12 नंबर का, कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर है, कि प्रेरित विद्युत पर है, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है, कि यहाँ पर ही प्रेरित चुंबकत्व पर है। देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है वो किस पर है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है। किस पर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे से डील कर पा रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका भाई जो है आपके पास ऐसे ऐसे ही वीडियो आपको लिए लेकर आते रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय यानी जब लघु पतन शॉर्ट सर्किट होने वाला रहता है तो क्या हो जाता है, विद्युत परिपथ का मान उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो तार होता है या हमारा परिपथ होता है वो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नीचे दिया हुआ है, छिपा हुआ है, लेकिन आपको बता देते हैं कि विद्युत धारा में का मान जो होता है बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। जो है अगला प्रश्न कहता है प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया PbO प्लस सी अभिक्रिया Pb प्लस CO, यानी कि यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया कर रहा है। PbO जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, कि सी ऑक्सीकारक हो रहा है, कि सी एक अवकारक हो रहा है, कि यहाँ पर जो है यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आप ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, प्रश्न कर रहा है कि जो है आपका ये प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी में देखिए पीबी से क्या हो रहा है, सी ऑक्सीकृत हो रहा है ना। सी की क्या हो रहा है, अवकारण। सी एक अवकारक है जिसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर को देखते हैं। कह रहा है निम्न धातुओं में कौन सा NaOH के विलयन से H2 देता है। निम्न धातु में कौन सा NaOH के साथ विलयन के H2O देता है। तो देखिए NaOH यानी कि जौन सा शब्द को कौन सा धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं NaOH को तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। अब किसको करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा एल्युमिनियम को, किसको, एल्युमिनियम को करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा NaOH। तो
क्या मिलेगा हमको? H2 मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका जो है 16 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर प्रश्न। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा इसको तो यदि कह रहा है, यदि विलियन का पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है? विलियन का जो पीएच मान 13 है, तो देखिए 7 से जब ज्यादा ऊपर जाता है तो क्या होता है? क्षारीय में जाता है। क्या जाता है? क्षारीय में। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका देखिए ऑप्शन, क्षार को क्या कहते हैं? भस्म का भी कहा जाता है। भस्म, भस्म भी कहा जाता है। क्षार को क्या कहा जाता है? भस्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर डी में आपका लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र, जैसे हम लोग जितना साधारण ताप में रहते हैं उसमें उस फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? तो फास्फोरस का जो अणुसूत्र P4 होता है। ठीक है ना। क्या होता है? P4। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। में क्या होता है कि पीतल में रहता है। पीतल में रहता है यानी पीतल जो होता है क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, CuSN की CuZn की ZnPb की SnPb। देखिए कॉपर और जिंक मिलकर के क्या बनता है हमको? पीतल बनता है। ठीक है ना। कॉपर और जिंक यानी तांबा, तांबा और जिंक के मिलकर, जस्ता मिलकर क्या बनता है आपका? पीतल बनता है। तो ऑप्शन जो समझ ही रहे हैं कौन हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातु जो होता है, प्रकृति जो होता है, धातु किस तरह का रहता है? ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है विद्युत धनात्मक होता है कि विद्युत ऋणात्मक होता है कि उदासीन होता है कि यहाँ पड़ी इनमें से कोई नहीं। तो कि आप लोगों को पता है कि धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होता है। तो ऑप्शन और समझ ही रहे होंगे, ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। ये स्टूडेंट आपका जो है 20वां प्रश्न कहता है कि चुंबकीय अशुद्ध को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय जो अशुद्धि होता है उसमें, उसको किस प्रकार दूर किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है कि वन आर्केल विधि द्वारा किया जाता है कि गुरुत्व पृथ्वीकरण जो होता है, और एक होता है चुंबकीय विधि होता है। ठीक है ना। तो आपका जो होगा यही दोनों में से कौन होगा? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय अशुद्धि को जो होता है अशुद्ध करते हैं, अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि द्वारा होता है। क्या होता है? चुंबकीय विधि द्वारा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, चुंबकीय विधि। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है? देखिए कार्बनिक का आवश्यक तत्व है क्या आपका? सी है। क्या है? सी है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय जो तत्व होता है वो कौन होता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है कि कार्बन होता है, हीलियम होता है कि सोना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। देखिए अक्रिय तत्व मतलब कि जो दूसरा कोई से क्या नहीं करे, आपको क्रिया नहीं करे, तो अक्रिय तत्व जो होता है हीलियम होता है। ठीक है ना। हीलियम होता है आपका अक्रिय तत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से डील हो रहा है वह प्रश्न। प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एल्किन श्रेणी के यौगिक का नाम सामान्य सूत्र। एल्किन CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है कि CnH2n+1 होता है कि CnH2n-2 होता है। तो एल्किन श्रेणी का जो तत्व होता है, सामान्य सूत्र होता है, उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी स्टूडेंट, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। CnH2n क्या होता है? CnH2n। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका कहता है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक जो होता है माने साबुन, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ईथर का होता है, कॉस्टिक पोटास का होता है कि अल्कोहल का होता है कि गंध कामल का होता है। ठीक है ना। तो देखिए अपमार्जक जो बनता है वो कास्टिक सोडा सॉरी अल्कोहल का होता है। क्या होता है? अल्कोहल का होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो होगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आवर्त सारणी के VI ये तत्व हैं तो हैलोजन कहलाते हैं। VI जो तत्व होता है आवर्त सारणी के, वो हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला 26 चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। आपका जो है अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं को जाने पर जो आपका होता है तत्वों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन में बढ़ती है। क्या होता है? बाएं से दाएं, जैसे आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जो जाइएगा
तो आपको जो होता है संयोजकता घटता है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बाएं से दाएं ओर जाइएगा तो कौन सा कथन सत्य है दिया हुआ है आपको। धातुओं की धात्विक प्रवृत्ति घटती है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है कि परमाणु जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं कि ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर जो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर ही परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ऑप्शन में देख लीजिए प्रोटीन उत्पन्न होता है कि कार्बेज होता है कि विटामिन होता है कि वसा होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होता है वो आपका होता है कार्बेज होता है। क्या होता है? कार्बेज होता है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बेज। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है तो योनि से होता है कि गर्भाशय से होता है कि फेलोपियन नालिका से होता है कि अंडाशय से होता है। देखिए अंडाणु जो निषेचित होता है ना वो क्या होता है? फेलोपियन नालिका से होता है। क्या होता है? फेलोपियन नालिका से। तो ऑप्शन और जो हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फेलोपियन नालिका से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया जो होता है वो कौन सा क्रिया होता है? ऑप्शन में दे रखा है साइटोप्लाज्मा से में काम होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में काम होता है कि राइबोसोम में काम होता है कि हरित लवक में काम होता है। तो देखिए आपका जो श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में काम होता है। किसमें होता है काम? माइटोकॉन्ड्रिया में काम होता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न को लोग बढ़ेंगे। तो 31वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन होता है। अनुशीतलन दाब होता है स्वस्थ मनुष्य में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 120/80 होता है प्रकुंचन और अनुशीतलन। ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को लोग बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो पत्ती जब मुरझाता है ना तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। एबिसिसिक अम्ल के द्वारा होता है। बाकी सब लोग आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसके बाद और बहुत सारे प्रश्न जो है VBI हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा किया जाता है? यानी कि जो फल कच्चा रहता है उसको पकाने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं कौन सा किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एथाइलिन, एथाइलिन होता है। बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए अगला 33 नंबर देखिए क्या कहता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता जो होता है वो क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी और पोषक की कमी, पोषण की कमी। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा एड्स के प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क होता है। क्या होता है? असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन और जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जो आपका करा कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। चमगादड़ एवं पक्षी के अंग जो होता है किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए समरूप, समजात, वंशानुगत, जीवाश्म। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? समजात हो जाता है। क्या हो जाता है? समजात। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है कि वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहा जाता है। तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? समजात, समजात अंग कहा जाता है। याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो चलिए डियर स्टूडेंट अगला कर रहा है 37वां कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है
कौन सा आपका कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण? ऑप्शन देख लीजिए, वन तालाब है कि यहाँ पर झील तालाब होगा कि सभी होगा कि बगीचा और खेत होगा। तो देखिए कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण जो होता है बगीचा और क्या होता है, खेत होता है। बगीचा और खेत होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है ना, कह रहा है कि 38 नंबर प्रश्न की प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला तो नहीं हो सकता है भाई, पानी भी नहीं होगा और नहीं कागज होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर समझ गए होंगे आप लोग कि सी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, तो कहाँ पहुँचे हैं अब आपका जो है, चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग पहुंच चुके हैं अब 39 नंबर की ओर। कर वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? वन को नियंत्रित करने के लिए देखिए पेड़ों की अनुधंधा कटाई अंधाधुंध कटाई को बंद करना होगा, अतिचारण को कम करना होगा और खनन को भी कम करना होगा। क्योंकि खनन करने से मतलब पेड़ पेड़ जो होता है क्या होता है, जंगल में कमी आता है। ठीक है ना, और वहाँ पर नया पेड़ जल्दी नहीं लग पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कहता है आपका कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित उपघटित होते हैं कहलाते हैं। तो वैसा पदार्थ जो जैविक द्वारा उपघटित कहलाते हैं उसको जैव निम्नीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है ना, जो जैविक द्वारा होता है वो जैव निम्नीकरणीय और अजैविक द्वारा होता है वो अजैव कारक होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न जो है 41 नंबर का रहा है कि अमीटर निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? मीटर से किसको मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? धारा को। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम बोला जाता है विद्युत मोटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन में जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम जो है उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है द्विखंडन होता है कि बहुखंडन होता है कि मुकुलन होता है कि बीजाणु जनन होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा क्या होता है, ये आपका जनन होता है। ठीक है ना, जनन होता है तो बहुखंडन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज जो अगला प्रश्न आपका कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को देखिए अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ही? अवतल लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को हटा सकते हैं। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे से डील कर रहे होंगे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न को देखने तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, तना में होता है कि जड़ में होता है कि फल में होता है कि पुष्प में होता है? तो यहाँ पर ही पुष्प लग जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, पौधे में जो जनन अंग होता है उसमें पुष्प में होता है। ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बोलता है कि मेडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो देखिए मेडल जो थे वो क्या किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है ना, मटर के पौधे पर। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मटर के पौधे पर कौन किए थे? तो अनुमान मेडल ने किए थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा ऊर्जा में प्रवाह दिशा में होता है? ऑप्शन देख लीजिए, एक द्वितीय होता है कि द्वितीय होता है कि बहुदिशीय होता है, किसी भी दिशा में होता है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बहुदिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है क्या होता है, दिशा ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है। क्या होता है? बहुदिशीय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचली सतह में पाया जाता है कि वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है कि वायुमंडल के मध्य में पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग को बता दें कि जो वायुमंडल होता है, सॉरी ओजोन परत होता है, वो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है ना, ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लगता है? तो दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं
वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाते हैं। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सबको ही पता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो का नियम होता है। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका 51वां प्रश्न कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 3 × 10⁸ प्रति सेकंड होता है कि 3 × 10⁸ प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड, कि 3 × 10⁸ मीटर पर मिमी प्रति सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ है कि सी में कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश का चाल होता है ना, वो 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर इस समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। कौन से दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण अवतल दर्पण के द्वारा जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण ऐसा है जिसमें केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देख लीजिए, समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। और यहाँ पर ये जो डी दे रखा है समतल उत्तल दोनों, तो इसमें ही हो जाएगा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल और समतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर पुरस्कार है मोटर चालकों के सामने दाढ़ी दर्पण में जो होता है सामने साइड में लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना, क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न कहता है, चलिए डियर स्टूडेंट आपका है 56 प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। तो यहाँ पर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा, गोलीय दर्पण का द्वारा। और बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर ही ध्वनि तरंग का है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग।